हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय प्रिया भारद्वाज। देखिए, लास्ट क्लास में हमने फेज डिफरेंस वेव डायग्राम किए थे, जब सर्किट में या तो केवल जो है हमारे पास रेजिस्टेंस हो या केवल इंडक्टेंस हो या कैपेसिटेंस हो, उस कंडीशन के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो हमने दो चीज़ें फाइंड आउट की थी। एक तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हमने वहाँ पर निकाला था और दूसरा हमारा क्या था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो एक बार उसको हम और थोड़ा सा ना यहाँ पर कर लेते हैं अच्छे से टॉपिक वाइज। तो देखो, जो फर्स्ट है वो है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब क्या हुआ कि द रेजिस्टेंस offered by inductor is known as inductive reactance। कि जो रेजिस्टेंस इंडक्टर के थ्रू बना वहाँ पर उस सर्किट में, वो क्या कहलाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा कहलाता है। इट इज़ डिनोटेड बाई, इसको जो डिनोट करते वो हम करते हैं XL के थ्रू। ठीक है, XL से इसको डिनोट किया जाता है। और अब इनको अगर याद हो तो कल फॉर्मूला भी निकाला था ओमेगा L। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, ओमेगा L। अब यहाँ पर अपने को पता है कि ओमेगा जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। और वहीं पर अगर हम बात करें L की, तो L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब अपने को एक बात और पता है कि भाई ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं, 2πf लिख सकते हैं ना फ्रीक्वेंसी की टर्म में। तो XL को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ओमेगा की जगह रख दो 2πf और साथ में क्या आ जाएगा L। एक तो ये फॉर्मूला भी हो सकता है, दूसरा हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये। अब यहाँ पर भाई बात कर लेते हैं हम यूनिट के लिए कि यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस XL की जो यूनिट होगी वो कितनी होगी। तो देखो, ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये है तो एक रेजिस्टेंस ही, काम तो वही कर रहा है ना जो रेजिस्टेंस करता है, करंट को रोकने का ही तो काम कर रहा है ना। तो अगर ये रेजिस्टेंस है तो इसकी यूनिट भी रेजिस्टेंस वाली यूनिट होगी, मतलब इसकी भी यूनिट क्या होगी, इसकी भी यूनिट होगी ओम। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड अपना पार्ट था वो था कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सेकेंड अपना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसको बोला जाता है, द रेजिस्टेंस offered by capacitor is known as कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कि वो रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर ने बनाया अपने सर्किट में, जब वहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं था तो इसने ऑफर किया अपने आप से, वो रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस हमारा कहलाता है। अगर नोटेशन की बात हो तो इट इज़ डिनोटेड बाई XC। ठीक है, XC से हम इसको डिनोट करेंगे। फॉर्मूला अपन ने कल फाइंड आउट किया ही था, XC इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/ωc। अब यहाँ पर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा का पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, C जो है वो क्या है हमारा कैपेसिटेंस। ठीक है, तो फिर से ओमेगा का अपना क्या पता है अपने को, ओमेगा क्या होता है 2πf। तो XC को क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, 1/2πfc। एक अपने पास ये फॉर्म निकल के आ गई। ठीक है, एक अपने पास ये फॉर्मूला था 1/ωc, दूसरा क्या आ गया 1/2πfc। अब कर लेते हैं बात यूनिट की। तो यूनिट ऑफ XC मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट क्या होगी। अब अगेन सेम बात कि है तो ये एक रेजिस्टेंस ही, बिहेव रेजिस्टेंस का ही कर रहा है, तो यूनिट भी इसकी क्या होगी, ओम। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई हमारी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के ऊपर। ठीक है, इंडक्टिव तो जो इंडक्टर ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस वो, ठीक है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो कैपेसिटर ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस को, वो। फॉर्मूला बहुत सिंपल से अपने को पता है कहाँ से वैल्यू आई, अपन ने निकाला था, पूरा टॉपिक अपन ने सॉल्व किया था, वहीं से आया। तो XL तो अपना ओमेगा L होता है और XC 1/ωc के इक्वल होता है। अब इसके बाद अपने पास एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है
वाई कैपेसिटर ब्लॉक डायरेक्ट करंट, कि कैपेसिटर जो है वो डायरेक्ट करंट को ब्लॉक क्यों करता है। तो देखो कैपेसिटर जो है वो डायरेक्ट करंट को ब्लॉक क्यों करता है, उस चीज़ को हम एक बार पहले समझते हैं कि अपने को एक बात पता है, एक्स सी इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/ωc, और इसी चीज़ को अपन फिर आगे क्या लिख सकते हैं 1/2πfc। ठीक है, ये हो गई फ्रीक्वेंसी की टर्म में। अब अपने को एक बात पता है कि डायरेक्ट करंट में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 4dc। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है अपनी 0। दैट मीन्स एक्स सी इज इक्वल्स टू 1/2π, यहाँ पे 0 रखेंगे, कंप्लीट से मल्टीप्लाई करो 0। अब किसी भी टर्म के डिवाइड में अगर 0 है दैट मीन्स वो टर्म कितनी है इनफाइनाइट। कितनी हुई वो टर्म इनफाइनाइट। ठीक है ना। अब देखो अपने को एक बात पता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपर बात करें करंट के लिए, फ्रॉम ओम्स लॉ I इज इक्वल्स टू V/R। यहाँ पर रेजिस्टेंस XC है, तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो V/XC, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, रेजिस्टेंस है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तो रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस जो है कम होगा तब तो करंट जो है वो क्या होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर ये चीज़ ज़्यादा होगी तो ये चीज़ कम होगी। अब रेजिस्टेंस तो कितना हो रहा है इन्फिनिटी, दैट मीन्स ये चीज़ अगर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा है, तब करंट कितना होगा, करंट तो बहुत ज़्यादा कम होगा। बहुत ज़्यादा कम का मतलब क्या हुआ नेग्लिजिबल के इक्वल, दैट मीन्स 0 के अराउंड। ठीक है, तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो क्या करता है, वो इनफाइनाइट रिएक्टेंस वहाँ पर हमें प्रोवाइड करता है कैपेसिटर। इस वजह से जो करंट होता है वो डायरेक्ट जो करंट होता है वो कितना होता है, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल, 0 के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एज कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट, सो इट ब्लॉक्स डायरेक्ट करंट। क्या करता है कि कैपेसिटर जो है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है जो डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है उसमें, इस वजह से ये क्या करता है डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है एक न्यू टॉपिक है हमारे पास, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, देखो इम्पीडेंस क्या होता है, द net resistance offered by the circuit, the net resistance offered by the circuit is called impedance। सर्किट ने जो पूरा रेजिस्टेंस दिया, टोटल जो रेजिस्टेंस दिया ना, वो क्या कहलाता है इम्पीडेंस। देखो अभी अपन ने क्या किया था, कैपेसिटिव सर्किट ने अपने को कितना दिया था XC दिया था। ठीक है, इंडक्टिव सर्किट ने XL दिया, और रेजिस्टेंस वाले जो सर्किट थी उसने R दिया। तो R प्लस XC प्लस XL ये तीनों जुड़ के जो नेट रेजिस्टेंस आता है वो क्या कहलाता है अपना इम्पीडेंस कहलाता है वो। ठीक है, और इस इम्पीडेंस को जो है ना डिनोट किया जाता है Z से। इट इज़ डिनोटेड बाई Z। ठीक है, कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। अब बोलो भाई यूनिट इसकी कितनी हो जाएगी, यूनिट फिर से बात देखो, है तो रेजिस्टेंस ही, नेट हो हाफ हो पूरी सर्किट में हो हाफ सर्किट में, है तो रेजिस्टेंस ही, तो रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है ओम, तो इम्पीडेंस की यूनिट भी कितनी होगी ओम। ठीक है, ओम इसकी यूनिट हो जाएगी। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट करने वाले, अभी हमने सिंगल सर्किट का कर लिया था भाई, जो L थी सर्किट उसके लिए हमने कर लिया था, R के लिए कर लिया था और C के लिए कर लिया था। अब हम कंबाइंड फॉर्म में करेंगे तीनों सर्किट्स के लिए, LCR सर्किट, या उसका जो दूसरा नाम है वो हम कह सकते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल, इम्पीडेंस ट्राइंगल या LCR सर्किट। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा अभी LCR सर्किट, और हम क्या बोल दें इम्पीडेंस ट्राइंगल।
इम्पीडेंस ट्राइंगल बोलो या LCR सर्किट। चलो इस चीज़ को समझते हैं। देखना एक बार, सर्किट बनाते हैं, नेमिंग वाइज चलते हैं। L है पहले तो L बना देते हैं, उसके बाद क्या है C, एक कैपेसिटर लगा देते हैं, फिर क्या है R, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर हम लगा देते हैं। इनको ज्वाइंट कर दिया और ये लगा दिया साथ में एक AC सोर्स जिसका EMF कितना है E, ये L, C और R। अब फेज़र डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करें तो R का जो फेज़र डायग्राम है कुछ इस तरह से किया था, ये I और ये E। कैपेसिटेंस में हमने क्या देखा था कि कैपेसिटेंस में जो करंट है वो लीड्स करता है π/2, दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है E को और ये कर रहा है किसको, I को। और इंडक्टेंस में क्या देखा था कि EMF जो है वो लीड करता है π/2, तो ये I और ये वाला E। इस तरह से फेज़र डायग्राम इनके हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम इन तीनों को ही एक कंबाइंड फॉर्म में बनाना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। ये देखो इधर, ये किसके लिए हो जाएगा, ER, रेजिस्टेंस का EMF, ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन में। अगर बात करें हम इंडक्टेंस के लिए तो अपवर्ड साइड, तो ये क्या हो गया EL, और कैपेसिटेंस की बात करें तो डाउनवर्ड साइड, और ये कितना हो गया EC, ठीक है। अब अगर इसी डायग्राम को हम कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश करें, देखो मान लो ये जो है ये हमारा ER को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये वाला जो हमारा पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर ये हमारा कर रहा है किसको, EL को, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा EL को, और इसी को अगर हम ऊपर कवर कर दें, इसी चीज़ को हम ऊपर की तरफ कर दें तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होगा ये हमारा कितना हो जाएगा, EL माइनस EC। इस वाले पार्ट को जब हम ऊपर कवर करेंगे तो कितना हो जाएगा, EL माइनस EC, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात की जाए कि भाई टोटल EMF जो है यहाँ पर वो कितनी होगी, तो वो इस तरह से, ये कितनी होगी हमारी, ये हमें कितनी मिलेगी, E0। देखो हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए कंसिडर कर लेते हैं, पीक वैल्यू के लिए E0। अगर आप E कंसिडर करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको आगे पूरी कंडीशन करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। अब मान लो ये यहाँ तक हमें EL माइनस EC मिला कुछ इस तरह से, तो ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, तो ये EL माइनस EC, तो ये लाइन भी EL माइनस EC के लिए बिहेव करेगी। ये इतना ER, तो ऊपर वाला भी क्या होगा, ER, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। क्या किया हमने कि इन्हीं के फेज़र डायग्राम के अकॉर्डिंग इस रिलेशन को हमने कुछ कन्वर्ट करके इस तरह से बना दिया। तो अब अगर हम बात करें नेट EMF के लिए तो देखो वो कितना होगा हमारा, नेट EMF ऑफ LCR सर्किट, ये कितना होना चाहिए नेट EMF। देखो अगर हम नॉर्मल फॉलो करें पाइथागोरस रूल के अकॉर्डिंग तो E0 स्क्वायर, ठीक है, E0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए अपना, परपेंडिकुलर EL माइनस EC इसका स्क्वायर और प्लस बेस कितना है ER इसका स्क्वायर, यही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से अगर हम E0 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो E0 हमारा कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट EL माइनस EC स्क्वायर प्लस ER स्क्वायर, ये चीज़ हमें मिलेगी, ठीक है। अब आगे देखो, वी नो दैट, देखो ओम्स लॉ से हमें क्या पता है, V इज इक्वल्स टू IR, तो दैट मीन्स हम E के टर्म में क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं रेजिस्टेंस की टर्म में। अगर बात करते हैं EMF ER के लिए तो वो हमारी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू करंट की I0, पीक वैल्यू कंसिडर करके चलोगे, और रेजिस्टेंस कितना है R। इसी तरह से कैपेसिटिव सर्किट के लिए EC, और ये कितना हो जाएगा I0 और रेजिस्टेंस कितना है XC। इसी तरह से इंडक्टिव के लिए कितना हो जाएगा I0 और XL, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू उठा के हमें क्या करनी है, प्लेस करनी है इधर। चलो प्लेस करते हैं, तो E0 एज इट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट EL की जगह हमें क्या रखना होगा, XL I0, ठीक है, माइनस ऑफ क्या रखना पड़ेगा EC, ये कितना हो जाएगा XC I0 और पूरे का स्क्वायर, प्लस ER की जगह क्या रखना पड़ेगा I0 R और इस पूरे का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। इन तीनों टर्म्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो तीनों में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, I0, इधर से I0 स्क्वायर, इधर से I0 स्क्वायर। तो हम पहले इसको ऐसा करके लिख लें, इधर से I0 स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा,
XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ऐसा ही मिलेगा कुछ। अगर तीनों में से हमने I नॉट स्क्वायर को, मतलब कि दो टर्म बनती है यहाँ पर, इसको सोल्व करोगे ये भी I नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ये भी I नॉट स्क्वायर हो जाएगा, दोनों में से कॉमन लोगे स्क्वायर है बाहर आ जाएगा, इसका I नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस I नॉट स्क्वायर को बाहर लेके आते हैं स्क्वायर रूट से, तो ये हमारा कितना बच जाएगा, I नॉट और अंडर रूट XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, कुछ इस तरह से ये चीज़ हमें मिलेगी। अभी हमें क्या करना है, जस्ट इस I नोट को हम क्या करते हैं, बॉटम में लेके जाते हैं। तो देखो E नोट अपॉन अगर हम I नोट कर दे तो इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगी, अंडर रूट XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही तो हमने लास्ट टर्म छोड़ी थी, ठीक है। अब देखो E नोट अपॉन R नोट, सिंपल एक बात समझने की कोशिश करो, E अपॉन R को क्या लिख सकते हो, सॉरी E अपॉन I को क्या लिख सकते हो, रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर E नोट अपॉन I नोट को क्या लिख सकते हो, रेजिस्टेंस। ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मतलब वो जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, Z, इम्पीडेंस, ठीक है। ये किसके इक्वल आया हमारा, XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये हमें यहाँ पर क्या मिल गया, हमारा इम्पीडेंस, ठीक है। ये क्या होगा, अंडर रूट XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ पर हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, वेयर Z इज इक्वल्स टू E नोट अपॉन I नोट, ठीक है, E नोट अपॉन I नोट हो जाएगा। अब एक बात और समझने की कोशिश करो, ये वाला जो हमारा डायग्राम है, इसी को अगर हम इम्पीडेंस की टर्म में करना चाहें, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस की टर्म में, तो देखो ये वाली एक लाइन होगी सिंपल, ई आर की है, रेजिस्टेंस की टर्म में ये, अगर हम इम्पीडेंस की टर्म में बात करें तो यही चीज़ हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, देखो यही चीज़ जो है हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आर को। यहाँ पर एक बार कंपैरिजन देखना, ये क्या है आपके पास यहाँ पर XL माइनस XC R स्क्वायर, यहाँ पर एक बात देखना EL माइनस EC E R स्क्वायर, मतलब E R तो किसके कंपैरिजन में हो गया, R के में, तो ये तो आपको किसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, R को, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है EL माइनस EC, उधर क्या है XL माइनस XC, ये वाली लाइन EL माइनस EC, ये क्या हो जाएगी XL माइनस XC, और ये क्या है E नोट, ठीक है ना, टोटल। और वो टोटल क्या है आपके पास, अभी के लिए अगर टोटल की हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास टोटल क्या है, Z, तो ये वाली चीज़ किसको रिप्रेजेंट करेगा, Z को। और अगर यहाँ तक की हम बात कर ले इसमें, तो ये इस तरह से कि ये R हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक XL XC का डिफरेंस हो गया, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इधर, Z को, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर हम बात करें, इसको नाम दे दे AB, इस तरह से, तो ट्रायंगल OAB, इसका जो हमें रिजल्ट मिला वो कितना मिला, Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और इधर अगर हम बात करें, ये ट्रायंगल OAB अगर नाम दे, तो इसका जो रिजल्ट था वो कितना मिला, अंडर रूट EL माइनस EC स्क्वायर प्लस ER, ठीक है। क्लियर है इतनी सी बात। अब हम इसमें फेज डिफरेंस की और बात कर ले अगर, तो देखो फेज डिफरेंस इज गिवन बाय, फेज डिफरेंस है जो वो किस तरह से होगा, फेज डिफरेंस की बात करो भाई, डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो डिफरेंस क्या, अगर हम 10 के अकॉर्डिंग फेज डिफरेंस हमारा क्या बताएगा, फाई, एंगल ये बनेगा यहाँ पर फाई की अगर हम बात करें तो ये रिप्रेजेंट करेगा फाई को हमारे को, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या XL माइनस XC और बेस क्या R, ये स्लोप तभी तो पता लगेगी, स्लोप कैसे पता लगती है, tan थीटा से, तो यहाँ पर एंगल कितना है tan फाई, तो tan फाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर कितना बनेगा AB और बेस कितना बनेगा OB। अब ये कितना है XL माइनस XC अपॉन OB कितना है आपका R, तो ये क्या हो गई डायरेक्शन, ये तो किसकी टर्म में है, XL XC की टर्म में, ठीक है। अगर आपको यही डायरेक्शन अगर EL EC की फॉर्म में लिखना पड़े तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, EL माइनस EC अपॉन आपको क्या करना पड़ेगा ER, ये फॉर्म आ सकती है, ठीक है, फेज डिफरेंस की, ये आ गई आपके पास। अब इसमें क्या है, एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, कुछ केसेस अगर इसमें अराइज होते हैं, तो यहाँ पर अगर एक नॉर्मल सी बात करें, स्पेशल केस हम डाल देते हैं, स्पेशल केस। पहले में अगर बात करें कि XL इज इक्वल्स टू XC अगर हो, यहाँ से देखना XL इज इक्वल्स टू XC अगर हमारा हो, तो tan फाई जो है हमारा कितना हो जाएगा 0, दैट मीन्स फाई इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या कहेंगे कि V और I जो है वो हमारे कैसे हैं, दोनों के दोनों सेम फेज में हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें कि इस तरह से हो जाए कि XL ग्रेटर देन XC,
एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी, दैट मीन्स क्या होगा, जो भी रिजल्ट आएगा, मान लो ये 5 है तो ये 4 रहेगा, ये 6 है तो ये 2, इस तरह से एक्स एल हर बार बड़ा रहेगा, तो रिजल्ट जो है tan phi का वो हर बार कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई एल जो है, या फिर हम वी की बात करें सिंपल, वी जो है वो क्या करेगा, लीड करेगा π/2 एंगल पे। अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो कैसी सर्किट बनेगी, इंडक्टिव डोमिनेट सर्किट बनेगी, ठीक है ना। और अगर हम थर्ड कंडीशन की बात करें कि भाई एक्स सी ग्रेटर देन हो जाए एक्स एल से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, tan phi जो है हमारा ये हमें कैसा मिलेगा, नेगेटिव। तो V जो हमारा है वो क्या करेगा, लेग्स बिहाइंड, पीछे की तरफ रहेगा, और ये सर्किट अपनी कैसी कहलाएगी, कैपेसिटिव डोमिनेट सर्किट कहलाएगी। ये नॉन इंडक्टिव, ये इंडक्टिव डोमिनेट, और ये कैपेसिटिव डोमिनेट सर्किट कहलाएगी अपने, ठीक है। ये इसकी 3 स्पेशल कंडीशंस हैं। इसके बाद इसमें जो हमारा है वो हम अलग अलग करेंगे, जैसे अभी हमने कंबाइंड किया है LCR सर्किट का, इसके आगे भी हम करेंगे कि हम इसमें क्या करेंगे, आगे LR सर्किट के लिए बात करेंगे। LR सर्किट के लिए बात करेंगे तो C कांस्टेंट हो जाएगा, तो tan phi सिंपल सी बात है, मैं XL/R और Z की वैल्यू करेंगे तो XL² + R² मिल जाएगा। एक अपना XC उसका C और R का आएगा, तो उसमें L नहीं है तो L0, तो ये XC² + R² हो जाएगा। इधर से भी -XC/R, इस तरह से हमें ये मिलेगा, जिनको हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।